एनसी लीडरान को जाए मकाम की जानिब जाने नहीं दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। डिलिमिटेशन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो यहाँ पर पहलगाम क्लब में पहुँच गए हैं और जो सियासी डेलीगेशन है, पॉलिटिकल डेलीगेशन, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है जो पहलगाम क्लब JKTDC का क्लब है उस गेट के बाहर। तो ये सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, जिसके लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो उनकी खिदमत तलब की गई है। और कुछ लीडरान यहाँ पर है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मौक़िफ़ लेके जा रहे हैं। राज साहब, जानना चाहेंगे कि अपनी पार्टी क्या मौक़िफ़ लेके जा रही है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि बातचीत से ही मसले हल हो सकते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम बाइकआउट करें। हम आए हैं यहाँ बात करेंगे, अपना जो हमारा नुक्ते निगाह है वो हम कमीशन के सामने रखेंगे। खामोश बैठने से हमारे मसले हल नहीं। हमने देखा है, हमने बाइकआउट किया पिछली बार पंचायत इलेक्शन में, रिजल्ट क्या निकला वो भी आपके सामने है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो हमें कमीशन के सामने रखना चाहिए और जो हमारा हक बनता है उस हक के लिए हमें अपनी जद्दोजहद करनी है और वो देना। तो जिस तरह से अगर स्टेट की हम बात करेंगे या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर 35A की अगर हम बात करेंगे तो उस वाले से क्या मौक़िफ़ रह गया। हालांकि अल्ताफ़ साहब ने पहले ही वाज़ेह किया है जो आपके सरबराह हैं, तो फिर भी जानना चाहेंगे क्या अंदर उस वाले से कोई बात होगी। देखिए, अब आप जान चुके हैं, सारे लीडरान जो हैं इसी बात पर आ चुके हैं कि दो ही रास्ते हैं, या तो पार्लियामेंट स्टेटहुड दे सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन कर सकता है 370 और 35A की, या फिर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हम तो पहले से ही यही कह रहे थे और हम बल्कि बाकी पार्टियों के लीडरों से यही कह रहे थे कि अगर आप 370 और 35A की बहाली की बात कर रहे हैं, हमें आप अपना रोड मैप दिखा दीजिए। अगर आपका रोड मैप हमें ठीक लगेगा हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे लोग इस बात पे आ चुके हैं कि यही एक रास्ता है और हम चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर होना चाहिए और स्टेटहुड के बाद जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस भी जल्दी होने चाहिए और यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन जल्दी से हो जाए। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर अब्दुल रहीम राठौर, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बाइकआउट पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं जो है अलहदा होने की ज़रूरत है, तब जाके जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका इजाला मुमकिन है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं जिनका इल्ज़ाम है कि उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर। तो यहाँ पर ये डेलीगेशन आया था, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि उनको एंटर नहीं किया जा रहा है। ये फॉर्मर MLA हैं अब्दुल मजीद लारवी साहब, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है। लारवी साहब, क्या मसला है? मसला ये है कि जो हमारा टीम है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये अलाउ कर रहे हैं। हमने श्रीनगर से लोग आ गए, सकीना जी है, शाह साहब है, बड़े बड़े लीडर आए हैं, अभी ये अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब इनको अलाउ नहीं करेंगे कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंदर नहीं जाएगा। खाली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है जिनको अंदर, ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम अलाउ करेंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हम नहीं जा रहे हैं, हम बाइकआउट करेंगे जब तक इनको भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लीडर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर पुरजोश भी है, पूरा अज़्म भी है जो अपनी बात रखते जा रहे हैं लीडरान डिलिमिटेशन कमीशन के आगे। तो आप देखना ये होगा कि अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, जो सियासी डेलीगेट्स हैं वो अंदर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये कोशिश की जा रही है कि जो अपनी बात है, जो उनका अपना मौक़िफ़ है उसको जाहिर किया जाए। ये है हमारे साथ एडवोकेट रियाज खान साहब, NC लीडर है। सर, जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? हालांकि अभी आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो फिर भी अगर आपको अलाउ किया जाता है तो क्या मुद्दा होगा? देखिए जनाब, कल हमारे लीडरशिप ने जो श्रीनगर में MLA है उनने पहले ये वाज़ेह किया है ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने ये लिख के भी दिया, मेमोरेंडम भी दिया है। यही साफ बात हम अंदर कहने जा रहे हैं कि बाहर रहने से बात हल नहीं होगी, क्यों अंदर जाकर ही हमें उनको वाज़ा करना चाहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक ट्रस्टेड सीट है। अगर फिर भी उसके बावजूद करना चाहते हैं और हमारा यही मकसद होगा कि ये फेयर तरीके से, एक गैर जानबदाराना तरीके से पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मौक़िफ़ पहले है कि ये अगर बाकी तमाम इंडिया में 2026 तक ये सीज है डिलिमिटेशन, क्या वजह है 2021 में यहाँ ये डिलिमिट किया जा रहा है। इसका मतलब
मतलब है, इसका मतलब है इनका यही है कि ये कुछ खुद ही करना चाहते हैं, जिसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन अगर ये करना चाहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ये प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के खिलाफ है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है वहाँ ये डिलिमिटेशन और सब कुछ चल रहा है, उसके खिलाफ हमारी भी पेंशन है। मुख्तलिफ सियासी डेलीगेशंस के साथ डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग जो है वो जारी है और इस बीच बीजेपी के कुछ मेंबरान जो थे अंदर गए थे डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात की। इन्होंने तो जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे उभारे आपने। रफी साहब आपका खैर मकदम है, आपने बीजेपी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो क्या मुद्दे उभारे आपने? देखिए, हम साउथ कश्मीर की डेलीगेशन आज चेयरपर्सन जो हमारी कमीशन की थी उससे मिले। हमने कुछ बातें रखी है। 70 सालों से एसटी पहाड़ियों को बेचारों को इग्नोर किया जा रहा था। हमने बात रखी कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर 2, अनंतनाग जो है ये नंबर 3 पे पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्टों में आउट ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट से तीसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसमें 1 सीट बढ़ना चाहिए और कुछ एरिया इसमें कुलगाम के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, लेकिन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आता है। सो दैट हमने उसको बोला कि इसमें अनंतनाग में जोड़ा जाए। तो यही हमारा मतलब आज मीटिंग हुई है, हमने इसी पे चर्चा की है और पूरी उम्मीद है कि इस पे मतलब कामयाबी मिले और ये होना चाहिए। और बाकी जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये इलेक्शन से पहले होना बहुत ज़रूरी है ताकि बुजुर्गों को भी अपना रिजर्वेशन मिले। तो आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं रफीक अहमद वानी, तो इन्होंने अपना मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। तो इसी बीच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम में बीजेपी के आबिद साहब क्या मुद्दे उभारे हैं अंदर, और क्या आपको लग रहा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान हैं फ्रेंडली माहौल में बात कर रहे हैं? जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो साउथ कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन आज मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें हमारे सीनियर लीडर जावेद कादरी साहब जो प्रभारी भी है नेशनल काउंसिल में, वानी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे अजद साहब, और उसके साथ साथ चौधरी रोशन जो एसटी कम्युनिटी से, पूरे फ्रेंडली माहौल में बात हुआ। और मैंने ये भी कहा कि जो आप ये जितने भी डेपुटेशन आप मिलेंगे, क्या रिपोर्ट यही फाइनल है? उनके माध्यम से ये रिपोर्ट आया कि पहले हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद इट विल कम आउट इन द न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, जहां पे भी ऑब्जेक्शन हो गए आम जनता को, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करके लोगों को निराशा नहीं करेंगे। अब मुझे ये समझ आ चुका है कि जिस तरह नेशनल कांग्रेस ने पिछले समय डिलिमिटेशन किया किसी को बिना बताए, जिसकी वजह से बहुत सारे गाँव इग्नोर हो चुके। आज हमारा एक ही मुद्दा है कि साउथ कश्मीर में अनंतनाग कुलगाम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ना चाहिए, काजीगुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके साथ साथ ब्रिनिल लामट, कुछ और एरिया है जिनको उनके साथ एडजस्ट किया जाए, और शुपाया वची का भी मामला है कुछ विलेजेस का, उनका भी चर्चा हुआ जो हमने मेमोरेंडम पेश किया। हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी का विजन है ट्रांसपेरेंसी, आज ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस पे पूरा कारवान होगा। और जो मेमोरेंडम हमने पांचों ने मिलकर वहां पे दिया है, मुझे पूरा भरोसा है इट इज बेस्ड ऑन वेल प्रोसेस, नॉट बेस्ड ऑन मैलिस डिजाइन्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के लीडरान है जिनका ये कहना है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात हो रही है वो एक फ्रेंडली माहौल में हो रही है, और जबकि इन्होंने जो मुद्दे उभारे हैं अंदर वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो बढ़नी चाहिए साउथ कश्मीर के ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स की, अगर हम बात करेंगे अनंतनाग या फिर कुलगाम की। और इनका ये भी कहना है कि जो जुरिस्डिक्शंस है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करती है, अनंतनाग को भी और कुलगाम को भी, वो हदबंदी जो है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। और अभी अभी जो कांग्रेस डेलीगेशन था वो निकल आया है मुलाकात करके, तो जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ रहा। गुलजार साहब, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, हालांकि मीर साहब ने जो आपके चीफ है तो उन्होंने पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है, अब प्रैक्टिकली आप डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान से मिले तो कैसा माहौल था और क्या बात रही? देखिए, बड़े अच्छे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हमारी बात उनके साथ हुई है। और कल का जो हमारी लीडरशिप जो मिली, जो एला हाईकमान की मीटिंग उनके साथ हुई, जो उन्होंने मेमोरेंडम कमीशन के सामने रखा है, इन लेटर एंड स्पिरिट हमने उसको एंडोर्स किया और वही हमारी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। और आज जो साउथ कश्मीर की लीडरशिप भी उनसे मिली कांग्रेस पार्टी की, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे मोहतरम मीर साहब ने जो मेमोरेंडम कमीशन के सामने पेश किया है, इन लेटर एंड स्पिरिट हम उसकी हिमायत करते हैं। तो किस तरह का माहौल अंदर रहा? क्या ऐसे भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुद्दे उठाए गए, किसी ने कहा कि जो रिजर्वेशन रहनी चाहिए पहाड़ी तबके की वगैरह, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की तादाद है उसको बढ़ाया जाए, जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करें तो उस हवाले से क्या मौक़िफ़? जहाँ तक कि हमारी बातचीत का उनके साथ ताल्लुक़ है, हमने तो पहले यही कहा कि सबसे पहले जो
रियासती जम्मू व कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जब रियासत को हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, सबसे पहले तो मीटिंग के हवाले से अपडेट बताएं। वो पहलगाम क्लब के बाहर इंतजार कर रहे अपनी बारी का, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर जाने की कोशिश। मुदस्सिर, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जो कमीशन के साथ सिविल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और दीगर पार्टियों के डेलीगेशंस मिले, उस हवाले से आपसे अपडेट चाहेंगे। मुनज़्ज़र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो ये डिलिमिटेशन का अमल है ये कल से जम्मू कश्मीर में जो है शुरू हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर आज जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम थी वो जनूबी कश्मीर के सियासी यानी कि पॉलिटिकल डेलीगेशन से मुलाकात के लिए पहलगाम पहुंच गई और पूरा जो नज़रें हैं जम्मू कश्मीर के अवाम की वो इसी डिलिमिटेशन कमीशन पर है क्योंकि जो यहाँ की सियासी सूरत हाल बनी हुई है और इस हवाले से तज़ब्ज़ुब जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि ऑल पार्टीज मीट जो बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में, तो उसके बाद जो है सियासी माहौल फिर एक बार जो यहाँ पर है वो ताज़ा हो गया है क्योंकि जो 370 आर्टिकल जब एब्रोगेशन हुआ था तो उसके बाद जो यहाँ का सियासी माहौल था वो किसी न किसी तरीके से जो था वो डिरेल हो गया था और उसको वापस पटरी पर लाने के लिए जो ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी वो अब रंग दिखाने लगी है। और उस मीटिंग के फौरन बाद जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का विजिट यहाँ पर किया गया है तो उससे यकीनी तौर पर जो सियासी गर्माहट है वो अभी देखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम के इन खूबसूरत वादियों में डिलिमिटेशन कमीशन का आना और उसके बाद जो फ्रेंडली माहौल में जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल डेलीगेशन से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो फ्रेंडली माहौल में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये बातचीत हुई और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो अपना मौक़िफ़ था हर किसी मेंबर ने रखा। हालांकि पीडीपी ने इसे पहले ही किनारा कशी अख्तियार कर ली थी, पीडीपी ने इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं की, लेकिन जो यहाँ की मेन स्ट्रीम जमातें हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, हालांकि उन्होंने भी पहले ही अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह किया है डिलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी इन जमातों का मिलना डिलिमिटेशन कमीशन से कहीं ना कहीं खुश आइंद कदम जो है वो करार दिया जा रहा है। हमारी जिस तरह से पॉलिटिकल जो डेलीगेशंस है उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जैसे कांग्रेस ने अपना मौके पहले ही जाहिर किया है कि इलेक्शन से पहले जो है डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थी और डिलिमिटेशन का कमीशन का कयाम अमल में लाना बिला जवाज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये डेलीगेशन है वो इनसे मिले। और इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक वो ले गए हैं ये मसला, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस कमीशन से मुलाकात हुए और तमाम जो नजरें अब है वो डिलिमिटेशन कमीशन पर ही मरकूज है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की हदबंदी होगी, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें इजाफा होगा। हालांकि जिस तरह से लीडरान का बयान आया है जो मरकजी वजीर है पीएमओ ऑफिस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो कहीं ना कहीं तफावत है जम्मू और कश्मीर के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहीं जम्मू में कम है और कश्मीर में ज़्यादा है, तो उनको अगर बराबर नहीं लेकिन बढ़ोतरी लाने की कोशिश की जाएगी जहां पर कम है। और इसी तरह से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस की अगर हम बात करेंगे, चाहे वुमेन रिजर्वेशन या फिर कश्मीरी पंडित जो रिजर्वेशन है या फिर जो पहाड़ी तबका है या गुर्जर तबका है, तो उनकी रिजर्वेशंस के हवाले से भी यहाँ पर बात चली और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी प्रॉपर हदबंदी की भी बात चली। मुनज़्ज़र, और जहां एनसी के लीडरान हमने देखा कि वो बयान देते हुए नजर आए कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत ही जो है वाहिद रास्ता है, कोई हल है। लेकिन जब हमने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद उमर अब्दुल्ला का कुछ और ही बयान था, वो डीलिमिटेशन प्रोसेस के अगेंस्ट थे और अब जो है बयान बदल गया है। अब जो पार्टी का स्टैंड है डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर के वो अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि पीडीपी का वही स्टैंड है जो पहले रहा है। पीडीपी लगातार ये कह रही है कि डीलिमिटेशन प्रोसेस की वजह से जो है लोगों के जो सियासी मफाद है उनको खतरा है। चाहे वो शोपियान के हो या और लीडरान है, लेकिन आधा घंटा जो है जी मुनज़्ज़र, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि हर किसी पार्टी ने जो है अपना मौक़िफ़ रखा है। हालांकि जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस है या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उस हवाले से जो अगर हम देखेंगे तो उन्होंने पहले ही अपना मौक़िफ़ रखा है। कहीं ना कहीं अपोजिशन भी की गई है डिलिमिटेशन प्रोसेस की या डिलिमिटेशन कमीशन की, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये डेलीगेशन जो है इन दोनों पार्टीज़ के वो इनसे मिल रहे हैं
हैं या PAGD की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम पार्टी जो है वो इनसे मुलाकी हुए। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें मेन पार्टी है PAGD में, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकी हुए कल श्रीनगर में और आज यहाँ पर पहलगाम में। तो कहीं ना कहीं ये खुशाइंद बात मानी जा रही है। और जिस तरह से लीड्रान का कहना है कि ये अहम एलिमेंट माना जा रहा था और खासतौर से एक अहम रोल निभाएगी डिलिमिटेशन प्रोसेस के दौरान पे, पर क्या अब वो रोल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि विदिन जो PAGD है उसमें भी इतने इख्तलाफात है कि अब जो है PAGD का होने का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ रहा है। देखिए मुरादा, इस तरह का जो कहना है वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि PAGD में जो पार्टियां हैं उनके लीडर ने पहले ही कहा था कि ये एक अमलगम है पार्टीज का, और जो ग्रेटर काज है वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 370 आर्टिकल है या फिर 35A या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड है, तो उसके लिए ये एक ही खीमे के नीचे ये पार्टियां जो है वो जमा हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा जो पार्टीज का अपना अपना एजेंडा है, जो बेसिक एजेंडा है, जो बेसिक मंशूर है, वो पार्टी सामने रख सकती है। और इसी बयान के तनाजुर में आज चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक खुदमुख्तारी दिखाई, जो ये फैसला उन्होंने किया कि वो डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात करेंगे। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहा है जो PAGD का काज था वो यकीनी तौर पर उसमें जो है दरार पैदा हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो भी अभी बाकी है। खाली अभी मुलाकात हो रही है और जो डिलिमिटेशन कमीशन 4 दिन के विजिट पर जम्मू कश्मीर में, वहीं डिलिमिटेशन के पूरे प्रोसेस को 3 महीने के अंदर अंदर माना जा रहा है कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो पाएंगे। बेहद शुक्रिया मुदस्सिर आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी काबिना की तौसी से पहले उलटफेर शुरू हो चुका है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल और संतोष गंगवार ने वज़ारत से इस्तीफा दे दिया है। आज शाम 6 बजे मरकजी काबिना की तौसी है। राजीव चंद्रशेखर हलफ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि काबिना की तौसी में SC ST से वुज़रा बनाए जा सकते हैं। ज़रा के मुताबिक 25 OBC वुज़रा हो सकते हैं। काबिना की तौसी में 4 रियासतों को खास तौर पर मलहूज़ खातिर रखा जा सकता है, जिनमें यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात काबिल जिक्र है। वहीं PM मोदी की रिहाइशगाह पर काबिना की तौसी के हवाले से तबादले ख्याल हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में बहुत ही बड़ा उलटफेर हो रहा है और रीशफल हो रही है कैबिनेट। एक नई टीम के साथ काम करने जा रही है और जो बाकी की टर्म इस गवर्नमेंट की बची है वो एक नई टीम के साथ किया जाएगा। एक नई टीम की तश्कील दी जाएगी। ये टीम में माना जा रहा है कि जो यंगस्टर्स है, जो यंग मिनिस्टर्स हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। साथ ही साथ OBC हो, ST हो, हर एक कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन होगी, माइनॉरिटी तबकात से भी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की ये एक कोशिश कि तमाम तबकात को बैलेंस किया जाए और एक नई गवर्नमेंट बनाई जाए और एक नई टीम के साथ जो है आगे काम किया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पैंडेमिक में इकोनॉमिक सिचुएशन भी कंट्री की काफ़ी सही नहीं है और ऐसे में अगर इकोनॉमिक हालत सही करनी है, कोविड मैनेजमेंट फिर से सही करना है, क्योंकि तीसरी लहर जो है अनकरीब आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और ऐसे में हालात किस तरह के रहेंगे, क्योंकि पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई थी तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है उसको सही से हैंडल नहीं कर पाई थी और इस वजह से जो है मुल्क में हमने देखा था कि काफ़ी अफरा तफरी भी मच गई थी और लोगों की जानें गई थी। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस रहा, हालांकि रिकॉर्ड भी बनाए गए, लेकिन वैक्सीनेशन पॉलिसी सही तरह से नहीं हो पाई थी। कोविड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया था, या मिसमैनेजमेंट हम अगर कहें तो मिसमैनेजमेंट काफ़ी हुआ था गवर्नमेंट की जानिब से। शायद यही वजह ये भी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, कहीं ना कहीं शायद ये भी कि जो गवर्नमेंट है वो ये तस्लीम कर रही है कि कोविड में मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ उसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ही जिम्मेदार थे? क्या सिर्फ एक ही इंसान इस पूरे मैनेजमेंट को लेकर के जिम्मेदार रहा? लेकिन ये एक जो है मैसेज भी जा रहा है कि अब जो है नए तरीके से एक मजबूत टीम के साथ, मजबूत कैबिनेट के साथ मोदी गवर्नमेंट गवर्नेंस करेगी।
दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे और सुबह से ही हम लगातार आपको उनके आखिरी रस्मात के हवाले से जानकारी दे रहे हैं और अभी भी यही कोशिश। दिलीप कुमार की नमाज जनाजा घर पर ही अदा की जाएगी। सेंटा क्रूज कब्रिस्तान की जानिब से जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो इसलिए ख़ानदान वालों ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन होगी। टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिलीप कुमार को राज्य एजाज़ के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी और आखिरी दीदार के लिए वहाँ पर लोग भी मौजूद है कि एक आखिरी बार एक अजीम फ़नकार, एक अजीम आर्टिस्ट को देख सके। हालांकि लोगों को वहाँ आने की इजाज़त नहीं क्योंकि पैंडमिक का दौर है और ऐसे में लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो VIPs और उनके करीबी अहल खाना वो वहाँ पर मौजूद और आखिरी सफ़र की तैयारी। और आपको बता दें कि राज्य एजाज़ के साथ ही जो है आखिरी सफ़र पर विदा किया जाएगा दिलीप कुमार को। उनके करीबी उनके आसपास मौजूद एक आखिरी दीदार के लिए वहीं सिक्योरिटी पुलिस फोर्स भी वहाँ पर मौजूद है। तमाम तर VIPs जो है आखिरी दीदार के लिए दिलीप कुमार के घर पहुँचे। शाहरुख खान अपनी अहलिया के साथ, वहीं धर्मेंद्र भी पहुंचे दिलीप कुमार के घर पर उनके आखिरी दीदार के लिए। तो आपको बता दें कि नमाज जनाजा दिलीप कुमार का उनके घर पर ही अदा किया जाएगा। भीड़ जमा न हो, कब्रिस्तान में लोग जमा न हो, इसके लिए जो है उनके अहले खाना ने, उनके ख़ानदान वालों ने ये फ़ैसला लिया कि उनका नमाज जनाजा जो है वो घर पर ही पढ़ा जाएगा ताकि तमाम तर जो कोविड SOPs है, जो कोविड गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा सके। जो महाराष्ट्र सरकार की कोविड गाइडलाइंस है उनको तोड़ा ना जा सके। आज सुबह बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि यूसुफ जनाब दिलीप कुमार साहब इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। वो बहुत ही नेक आदमी थे और उनका मुकाबला नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में भी और इंसानियत में भी। उन्हें कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से बेहद मोहब्बत थी, बल्कि कई बार यहाँ आए और हर बार यही कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि कुछ करना यहाँ, मगर मौका नहीं मिला। मैं उन्हें, उनकी बेगम और सारे ख़ानदान के साथ इस गम में शामिल हूँ और सब लोग यहाँ के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके सारे ख़ानदान को इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। एक महान कलाकार, एक महान अभिनेता, जिनकी भूमिकाएं अलग अलग फिल्मों में देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा है। वो हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिने जगत उनके बिना अधूरा है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश के बुधनी में नया दौर फिल्म की शूटिंग उस समय हुई थी, तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे कलाकार कभी कभी होते हैं, मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मैंने अपना भाई खो दिया है। वो
सगों से भी ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। अब और क्या सुनाऊं, ज़माना सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं उनके बारे में। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। कुछ भी कह लो, अभी वो चला गया जिसे हम देख के एक्टर बनना चाहते थे। कमी तो होगी, उनकी यादों के सहारे जिएंगे ना, वो यादें तो साथ रहेंगी। वो यादें ही बहुत बड़ा सरमाया है हमारा। उनकी यादें, उनको संभाल के रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। वो एक मिसाल है, उनसे। आज तो एक युग की समाप्ति है, एक सदी की समाप्ति है। हिंदुस्तान का प्री इंडिपेंडेंस कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिन पर दिलीप साहब के अभिनय की छाप नहीं हो। इनफैक्ट हर कलाकार में, चाहे वो सुपरस्टार हो, चाहे वो छोटा छोटा कलाकार हो, उसमें सब में दिलीप कुमार साहब नज़र आते हैं। बतौर इंसान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने 4 फिल्में की उनके साथ। मेरी सबसे बड़ी फिल्म जो कर्मा थी वो उनके साथ थी, और उसके बाद मैंने उनके साथ सौदागर की। बहुत सारा वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, और एज ए पर्सन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज एन एक्टर तो सारी दुनिया को मिला है। और पर ये इस बात का एहसास ज़रूर है कि आने वाली पुश्तों में भी हो, हर कलाकार में इनकी छवि ज़रूर नज़र आएगी। तो जहन में सबके ज़िंदा रहेंगे हमेशा। हाँ, आज शरीर छोड़ा है, लेकिन मैंने जैसा कि हमेशा कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री की आत्मा है ये, और आत्मा हमेशा अमर रहती है। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा